हेलो एवरीवन। तो आज अपन जेईई मेन सेशन 2 के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि कुछ ऐसे टॉपिक से लिए गए जिन्हें बच्चे जनरली स्किप कर देते हैं, जबकि उन टॉपिक से बहुत ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपका एक टॉपिक है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे बच्चे जनरली स्किप कर देंगे, मगर इससे जेईई मेन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। तो उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस को आज अपन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन लजानियाज टेस्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद Na followed by extraction with distilled water. Which of the following is not the possible product of this fusion reaction? तो अभी जो लजानिया एक्सट्रैक्ट होता है ये यूज किया जाता है डिटेक्शन करने के लिए नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस, इन सब के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सोडियम जो होता है, सोडियम मेटल का फ्यूजन किया जाता है, इसीलिए इसका एक और नाम होता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पर ऐसा बोला है कौन से प्रोडक्ट है जो इसमें नहीं बनेंगे। अब नॉर्मल सी बात है, अगर अपन सोडियम का फ्यूज़न करेंगे तो अगर नाइट्रोजन के साथ कर रहे हैं तो एक और नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए कि कार्बन भी वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, वरना ये टेस्ट वो वाले कंपाउंड्स नहीं देंगे जिनमें सिर्फ नाइट्रोजन है, कार्बन भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इससे जो बनेगा वो बन जाएगा NaCN। अगर अपन बात करें सल्फर की, तो अगर सोडियम का फ्यूज़न किया जाए सल्फर के साथ में तो जो बनेगा वो बनेगा Na2S, और अगर हैलोजन के साथ में इसका फ्यूजन करें तो बनेगा NaX। अब ये तीनों कंपाउंड अपन को ऑप्शंस में दिख रहे हैं, NaX, NaCN, Na2S। बस एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो कि आइसोसाइनाइड है, ये नहीं बनेगा। तो जो कंपाउंड पॉसिबल नहीं है वही ढूंढना था। तो जो अपना आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ कंपाउंड X विच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, लजानियाज टेस्ट पॉजिटिव, estimation of nitrogen by Geldal method negative, change oxidation number of Fe in acidic medium, then the compound X may be. So the first condition is कि लजानिया जो टेस्ट है वो ये पॉजिटिव दे रहा है। अब जो लजानिया टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस। दैट मीन्स कि जो कंपाउंड है वो इनमें से कोई चीज़ कंटेन करता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए अपन यूज़ करते हैं जेल्डल मेथड, और इस मेथड की वजह से यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि नाइट्रोजन का जो टेस्ट है जेल्डल मेटल के लिए वो ये नेगेटिव दे रहा है। अब जो नेगेटिव जेल्डल मेथड यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए, पर उसकी भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन होती है कि जो जेल्डल मेथड है वो कुछ कंपाउंड नहीं दे पाते, और वो कौन से कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हो गए आपके एजो ग्रुप जिसमें N2 सोल्स जो होते हैं डाइजोनियम वाले, और एक हो गया आपका नाइट्रो कंपाउंड, ये नहीं दे पाता। इसके अलावा आपके यहाँ पर जिन कंपाउंड में नाइट्रोजन रिंग के अंदर होता है, जैसे कि पेरिडीन टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, ये सभी इस टेस्ट को नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये इनमें से कोई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये बता रहा है थर्ड पॉइंट कि चेंज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडेशन जो स्टेट है Fe की उसे ये चेंज कर रहा है, और इस चीज़ से अपन को एक चीज़ कंफर्म हो गई कि ये कौन सी रिएक्शन है। जब अपन रिडक्शन करवाते हैं नाइट्रो कंपाउंड का, तब अपन मेटल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें Fe भी अपन यूज़ करते हैं, Fe विथ HCl, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड होता है। तो ये यूज़ किया जाता है फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए। तो आइए देखते हैं वो रिएक्शन क्या होती है। वो रिएक्शन होती है जब अपन किसी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं एनिलीन में, NH2 में रिडक्शन हो जाता है, और इसके लिए यूज़ करते हैं Fe प्लस HCl, और यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो होता है FeCl2, जिसकी वजह से इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये FeCl2 दोबारा हाइड्रोलाइज होकर HCl प्रोड्यूस कर देता है। मतलब कि अपन को बहुत ही कम अमाउंट में HCl रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब यहाँ से अपन को एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि जो अपना आंसर है वो है नाइट्रोबेंजीन, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। तो अपना ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 4th वाला। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। नाउ असर्शन क्या है भाई? इन लजानियाज एक्सट्रैक्ट
If nitrogen or sulfur is present in the compound, the sodium fusion extract is first boiled with concentrated HNO3. तो इसका मतलब यहाँ पर दे रखा है कि अगर लजानिया टेस्ट में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ में आ जाए, वैसे तो ये नाइट्रोजन के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज एस्टिमेशन के लिए और सल्फर के एस्टिमेशन के लिए अलग से होता है, मगर दोनों अगर साथ में आ जाए तो फिर यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का यूज़ किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। और यहाँ पर एक रेड कलर, ब्लड रेड कलर की पीपीटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर फेरिक थायोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। रीजन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डिकम्पोजेस साइनाइड एंड सल्फाइड ऑफ सोडियम फॉर्म्ड ड्यूरिंग लजानियास टेस्ट। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर थायोसाइनाइड बनता है और ये जो थायोसाइनाइड है इसे जो ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है ये डिकम्पोज कर देता है और दोबारा बन जाता है NaCN और Na2S। मतलब ये साइनाइड और सल्फाइड में डिकम्पोज हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मतलब कि रीज़न जो है वो असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sodium fusion extract of which organic compound give blood red color on treatment with FeSO4 in presence of concentrated H2SO4। अब यहाँ पर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, लजानिया एक्सट्रैक्ट को ही सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोल देते हैं क्योंकि उसके अंदर सोडियम का फ्यूजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि अगर अपने पास यहाँ पर ब्लड रेड कलर आ रहा है, वो भी जब FeSO4 डाला है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कौन सा टेस्ट होगा ये और किस चीज़ के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली जो लजानिया होता है या फिर आप उसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हो, इसको यूज़ किया जाता है किन किन कंपाउंड के लिए, नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए, हैलोजन के लिए एंड फॉस्फोरस के लिए। अब क्या होता है यहाँ पर, अगर अपन नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अपन ऐड करते हैं FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मतलब कि एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए इसे यूज़ किया जाता है जो यहाँ पर गिवन है। मगर अगर ऐसा हो तब यहाँ पर प्रोड्यूस होता है पर्शियन ब्लू कलर। मगर अगर ऐसा हो कि कोई कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन के साथ में सल्फर भी प्रेजेंट है, तो तब उसका ब्लड रेड कलर फॉर्म होता है। और ये ब्लड रेड कलर किसकी वजह से होता है, फेरिक थायोसाइनाइड की वजह से। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर पूछा है कि ये फेरिक थायोसाइनाइड बना है, मतलब जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होना चाहिए। फर्स्ट कंपाउंड अपना फिनोल है। फिनोल आपको पता ही है, ऑक्सीजन है और कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। एनिलीन, एनिलीन में नाइट्रोजन तो आ गया मगर सल्फर भी चाहिए था, सल्फर नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। फिर है एसिड एनिलीड। एसिड एनिलीड में एक बेंजीन की रिंग होती है और यहाँ पर एक क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मतलब इसमें भी सल्फर नहीं आया। अब आती है थायो यूरिया की बात, और यहाँ पर थायो यूज़ किया जाता है सल्फर के लिए, इसका मतलब यहाँ पर सल्फर भी है। और यूरिया में बहुत अच्छे से अपन को पता है कि नाइट्रोजन भी होता है। यूरिया के कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उसी को रिप्लेस किया जाता है सल्फर के साथ में, और ये आपका प्रोड्यूस हो जाता है थायो यूरिया। यूरिया में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, बस इतना सही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थायो यूरिया। याद रखना, जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो तो क्या होता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है, जो कि किसका होता है, फेरिक थायोसाइनाइड का। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट एंड द लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। नाउ द ऑप्शंस आर, क्रिस्टलाइजेशन है कि डिस्टिलेशन है, सब्लिमेशन है या फिर क्रोमेटोग्राफी है। तो सबसे न्यू मेथड जो है वो ऑप्शंस देखते ही समझ में आ गया कि क्रोमेटोग्राफी है, क्योंकि सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन सब 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है। मगर क्रोमेटोग्राफी जो है वो अपन हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, जो
नया और लेटेस्ट मेथड है, यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए। इसमें जो सैंपल होता है उसका एक पॉइंट लगाया जाता है और फिर इसको बेसिकली कलर के लिए यूज़ किया जाता था, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा है। और फिर जो ये है ये डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से अपन को सैंपल मिल जाता है। तो ये क्रोमेटोग्राफी ही सबसे बेस्ट मेथड है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन केरस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। सबसे पहली चीज़ तो जो ये कैरिस मेथड होता है ये यूज़ किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक नॉन वेट लिया जाता है हैलोजन का, उसको कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3 डाला जाता है। इसके बाद एक कैरिस ट्यूब में रखा जाता है, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं कैरिस मेथड। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जब अपन को परसेंटेज निकालना हो किसका, हैलोजन का, जब हैलोजन का परसेंटेज निकालना हो। एक और बात ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं CO2 और H2O में, और साथ ही में जो हैलोजन होता है वो यहाँ पर AgX बनाता है। क्या बनाता है, AgX। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX। वही दोनों का साथ में प्लस करके मास निकाल देंगे। इसके बाद में इनटू किया जाता है इसको मास ऑफ AgX से, जो कि अपन को गिवन है यहाँ पर, और नीचे आता है इसके मास ऑफ द कंपाउंड, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपन को मास गिवन होता है वो लिया जाता है और इनटू 100 किया जाता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है परसेंटेज निकालने का, किसके, AgX के परसेंटेज को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। अब अपन देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो अपन को यहाँ पर गिवन है। जैसे अगर अपन सबसे पहले देखें तो अपन को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X, हैलोजन क्या है अपना, AgBr ब्रोमीन है, और ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 80, और जो सिल्वर का होता है वो होता है 108। ठीक है, और अगर अपन को AgBr दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो वो हो जाएगा 108 प्लस 8 जो कि आ जाएगा 188। अब अपन को क्या करना है, सब चीज़ों को सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। अगर मास ऑफ AgX की बात करें तो यहाँ पर अपन को दिया गया है गेव 0.12 ग्राम ऑफ AgX, जो कि मास ऑफ AgX हो गया, मतलब कि AgBr हो गया। मास ऑफ कंपाउंड जो है वो दे रखा है 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सारी की सारी चीज़ें गिवन हैं, बस इसको अब क्या करना है, अपन को फॉर्मूले में पुट करना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X जो कि ब्रोमीन का है, जो कि हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80। अब यहाँ पर अपन को मॉलिक्यूलर मास लिखना है किसका, AgX, जो कि अपने पास है AgBr 188। अब इसके बाद क्या लिखना है, मास ऑफ AgX, मास ऑफ AgX है 0.12, तो इसको लिख दिया 0.12। मास ऑफ कंपाउंड है 0.15 इनटू यहाँ पर अपन कर देंगे 100, और फिर इससे जो अपनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी 34.04। कैलकुलेट करके सिर्फ वैल्यू निकालनी है और आंसर आ जाएगा 34.04। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NH4CNO जो हीट कर रहा है वो एक X कंपाउंड बना रहा है, and the sodium fusion extract of X is boiled with Fe sulfate and then concentrated H2SO4, which color is appear। नाउ सबसे पहली चीज़ तो है यहाँ पर जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जिसको लजानिया एक्सट्रैक्ट भी बोला जाता है। अब लजानिया एक्सट्रैक्ट या जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है वो यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फॉस्फोरस के लिए। और जब अपन नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं तब अपन FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हो रहा है एस्टिमेशन किसका, नाइट्रोजन का। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए ही ये चीज़ें अपन यूज़ करते हैं। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर जो गिवन है वो है NH4CNO।
मतलब इसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, और ये एक बहुत बड़ी नेसेसरी कंडीशन है कि जब जब नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए लजानिया एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाएगा तो नाइट्रोजन के साथ में कार्बन भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि हाइड्राजीन, हाइड्रोक्साइल अमीन, इस तरह के कंपाउंड इस रिएक्शन को नहीं देंगे, नाइट्रोजन के साथ में कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसके लिए अपन जब इसके अंदर ये डालेंगे फेरस सल्फेट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर बनती है पर्शियन ब्लू कलर की पीपीटी। कैसा कलर होता है बच्चों? पर्शियन ब्लू कलर की पीपीटी बनती है। इसका मतलब क्लियरली जो अपना आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, पर्शियन ब्लू कलर। ब्लड रेड भी बनता है, याद रखना, पर जब नाइट्रोजन के साथ में सल्फर हो तब जो कलर बनता है वो बनता है ब्लड रेड कलर। तो इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से आंसर अपना क्लियरली हो गया पर्शियन ब्लू। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली अपन को पता है इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? प्यूरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, सैंपल के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट को अपन डालते हैं और उस पॉइंट के डिफरेंट क्या हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसमें क्या होता है, अपन एक एब्जॉर्बेंट का यूज़ करते हैं। मतलब जो आपका सैंपल है वो एक एब्जॉर्बेंट पे रखा, एब्जॉर्बेंट की सरफेस होती है और वहाँ से आपको डिफरेंट रेट्स मिल जाते हैं डिफरेंट सैंपल के अकॉर्डिंग, जो उसके अंदर कलर होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल सही है कि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो एक एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। इसमें एक एब्जॉर्बेंट का यूज़ किया जाता है। और याद रखना एब्जॉर्बेंट जो होगा या तो वो सिलिका जेल होगा या फिर एल्यूमिना होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? अ थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल इज स्प्रेड ओवर ए ग्लास प्लेट सुटेबल साइज इन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विच एक्ट एज एन एब्जॉर्बेंट। अब जो आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है भाई थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी? इसमें क्या होता है, एक TLC प्लेट होती है, यही थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसी को शॉर्ट में बोल रहे हैं TLC प्लेट। अब इसमें यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी आपका मिक्सचर है उससे पहले यहाँ पर एक क्या कर देती है, 0.2 mm की थिक लाइन ड्रॉ करी जाती है और फिर जो भी आपका एब्जॉर्बेंट है उसको इस TLC प्लेट में स्प्रेड करवाया जाता है और फिर जो आपका मिक्सचर है उसके पॉइंट को यहाँ पर लगाया जाता है और डिफरेंट रेट्स पे आपको पूरा वो सेपरेशन मिल जाता है। अब यहाँ पर ज़रूरी चीज़ क्या है, यही लिख रखा है कि जो थिन लेयर है उसमें सिलिका जेल को स्प्रेड किया जाता है ग्लास पे, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये एज अ एब्जॉर्बेंट काम करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू, जो कि अपन को गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में। तो वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। अब अपन को एक चीज दे रखी है फिनोल और एक दे रखा है अपन को बेंजोइक एसिड, और अपन को जो टेस्ट दे रखे हैं वो है NaHCO3, NaOH, सिर्फ Na या फिर PCl5। अब ये चीज़ अपन को बहुत अच्छे से याद है कि दोनों के जब भी दोनों का डिस्टिंक्शन करना है तो अपन यूज़ करते हैं NaHCO3। पर क्वेश्चन ये है कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। अब ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि NaHCO3 जो टेस्ट है वो सिर्फ बेंजोइक एसिड दे पाता है, ठीक है। ये इसको पॉजिटिव देगा और ये यहाँ पर नेगेटिव टेस्ट देगा, इसीलिए इसको डिस्टिंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके पीछे का जो रीज़न है उसको समझ लो। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जो अपन GUC के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ते हैं जिसमें सबसे पहले आता है सल्फोनिक एसिड, फिर आता है आपका पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है भाई, यहाँ पर OH होता है, NO2 एंड NO2, इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो ये आपका पिक्रिक एसिड होता है और उसके बाद आता है आपका स्क्वेरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ तक ऑर्डर के बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, फिर आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है आपका कार्बोनिक एसिड विच इज़ H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और इसके बाद आते हैं आपके फिनोल के जो नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होते हैं एंड देन फिर आता है फिनोल।
मतलब अगर अपन यहाँ पर बेसिकली सिर्फ इस ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, H2CO3 और फिर दे रखा है फिनोल। और यहाँ पर जब भी अपन किसी कंपाउंड के अंदर NaHCO3 डालेंगे तो ये कंपाउंड अपन को देता है H2CO3। अब H2CO3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसिड है वही इसके साथ रिएक्शन शो करके H2CO3 दे पाएगा, क्योंकि जो रिएक्शन है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाती है, क्योंकि वीक एसिड ज़्यादा स्टेबल होता है और रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ भागती है। अब अगर यहाँ पर देखो तो ये एक वीक एसिड है और अगर ये H2CO3 बनाएगा तो फिर ये क्या बना रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है जो कि फिजिबल नहीं होगा। इसी वजह से जो ये रिएक्शन है उसको कौन देता है, रिएक्शन को सिर्फ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इट इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। तो फिर यहाँ पर जो सही टेस्ट हो जाएगा दोनों के डिस्टिंक्शन के लिए वो हो जाएगा NaHCO3। आइए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेसिकली क्या होता है, जब अपन वॉलेटाइल कंपाउंड को जो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं उससे सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन दियर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। और जो ये आपका क्लोरोफॉर्म और एनालीन दे रखा है इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है जो आपका सिंपल डिस्टिलेशन होता है, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो ये आराम से क्या हो जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन से हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो एक चीज़ बची वो थी ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल क्या होता है, जो ग्लिसरॉल होता है वो आपका एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है वो सिर्फ ऐसे कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, जो कि ग्लिसरॉल हो जाता है डिकम्पोज ऑन, और या तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर बॉइलिंग पॉइंट के पहले डिकम्पोज हो जाए, उस कंपाउंड में क्या होता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है जो कि ग्लिसरॉल के लिए होता है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा ग्लिसरॉल। थैंक यू। तो बच्चों डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मैच द कॉलम टाइप। मैच फर्स्ट में कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, मैच सेकंड में अपन को लजानिया एक्सट्रैक्ट से जो पीपीटी बनती है या जो अपन सब्सटेंस यूज़ करते हैं उन्हीं के बारे में दे रखा है। सबसे पहला है एनालीन। एनालीन में क्या होता है, सिर्फ कार्बन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। फिर अगर अपन यहाँ पर बात करें किसकी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें क्या है भाई, एक बेंजीन है जिसके ऊपर SO3H है, सल्फर है, मतलब कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। फिर आता है थायोयूरिया, ये बेसिकली यूरिया होता है, बट यूरिया के अंदर अपन ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर यहाँ पर लगा देते हैं और बाकी का कंपाउंड एज इट इज रहता है, तो इसे बोलते हैं थायोयूरिया। थायो सल्फर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, यहाँ पर कॉलम सेकंड में अपन को कुछ चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले है एनिलीन। एनिलीन में सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन है। अब जब अपन लजानिया एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो जो लजानिया एक्सट्रैक्ट होता है वो आपका यूज़ किया जाता है सल्फर के लिए, नाइट्रोजन के लिए, हैलोजन के लिए और फॉस्फोरस के लिए। तो जब अपन नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं तो अपन नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए जब डालते हैं तो यहाँ पर डालते हैं फेरस सल्फेट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और इससे अपन को मिलता है पर्शियन ब्लू कलर। कैसा मिलता है, पर्शियन ब्लू कलर अपन को मिलता है। जब अपन सिर्फ नाइट्रोजन कार्बन की बात करते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए, नाइट्रोजन के साथ में कार्बन का होना भी कंपलसरी है, मतलब कि हाइड्राजीन, हाइड्रोक्साइलामीन ये सब ये टेस्ट नहीं देने वाले, लजानिया एक्सट्रैक्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को समझ में आ गई, मतलब जहाँ पर सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन है वहाँ पर ब्लू कलर मिलना चाहिए, जो कि अपन को थर्ड में दिख रहा है, ब्लू कलर विथ हॉट एसिडिक सोल्यूशन ऑफ FeSO4, जो कि बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक के अंदर तो आ जाएगा थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं बी कंपाउंड के लिए जो कि है सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड का मतलब है सल्फर। अभी मैंने बताया कि जो आपका लजानिया एक्सट्रैक्ट है वो किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, वो यूज़ किया जाता है
एक तो नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए, हैलोजन के लिए और फॉस्फोरस के लिए। तो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में अपन ये सोल्यूशन यूज़ करेंगे। और अगर अपन को सल्फर का एस्टिमेशन करना है तो जब अपन सल्फर का एस्टिमेशन करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं भाई, उसके लिए यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। मतलब कि आप सल्फर के साथ में डालते हो Na2, यहाँ पर होता है FeCN5। इसको बहुत बार पूछा जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स का क्या, कौन सा कॉम्प्लेक्स है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो ये होता है, याद रखना है। और यहाँ पर बच्चों अपन को क्या मिलता है, इसके सॉल्यूशन से अपन को मिलता है यहाँ पर वॉयलेट कलर, जो कि अपन को दिख रहा है, एक ही जगह पे लिख रखा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और वॉयलेट कलर। मतलब कि यहाँ पर क्लियर सी बात है, बी में आ जाएगा सेकेंड। अब आता है अपना सी कंपाउंड जो कि है थायोयूरिया। मतलब कि इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। अभी अपन ने देखा कि नाइट्रोजन के लिए कंडीशन थी नाइट्रोजन के साथ में कार्बन भी होना चाहिए, मगर यहाँ पर एक और एक्सेप्शन होती है कि अगर नाइट्रोजन के साथ में कार्बन आ जाए और साथ में सल्फर भी आ जाए, इसी सॉल्यूशन के साथ की बात कर रही हूँ मैं, तब क्या होता है, ये सारा सब कुछ सेम रहता है, बस ब्लू कलर की जगह आपको रेड कलर मिलता है, और टू बी स्पेसिफिक ब्लड रेड कलर मिलता है। तो इसका मतलब जो थायोयूरिया है वो रेड कलर दे रहा है FeCl3 के साथ में, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। तो क्लियरली यहाँ से आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, जो कि 2 ऑप्शन में है, बी का सेकंड एंड देन सी का फर्स्ट, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। क्लियरली आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्टेटमेंट फर्स्ट है, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन इज सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। एंड यहाँ पर जो स्टेटमेंट सेकंड है वो है, व्हेन वी सेपरेट वाटर एंड एनिलीन बाय द स्टीम डिस्टिलेशन, एनिलीन बॉइल्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लोरोफॉर्म के बारे में और एनिलीन के बारे में। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि सिंपल डिस्टिलेशन होता क्या है बेसिकली। तो जब अपन एक वॉलेटाइल कंपाउंड को उसकी नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी से सेपरेट करते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, जब दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा खासा डिफरेंस है, तो उसको बोला जाता है सिंपल डिस्टिलेशन। और ये बिल्कुल बच्चों इसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको सेपरेट ही सिंपल डिस्टिलेशन से किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस होता है इनके बॉइलिंग पॉइंट में। इसका कुछ 189 समथिंग होता है और इसका कुछ 70-80 के पास होता है, तो बहुत खासा लार्ज डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इजीली इनको सेपरेट कर लेते हैं बाय सिंपल डिस्टिलेशन। अब सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन वी सेपरेट वाटर इन एनिलीन बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, वहाँ पर वॉलेटाइल क्या होता है, स्टीम वॉलेटाइल होते हैं कंपाउंड्स, और साथ में इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ये किसके लिए यूज किया जाता है, स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में। मतलब अगर किसी कंपाउंड के साथ में वाटर का मिक्सचर है तो वो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। और इसके लिए बिल्कुल सही है कि एनिलीन और वाटर को साथ में, जब एनिलीन और वाटर का मिक्सचर होता है तो उसके मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अपन स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो जो अपना सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। सो दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सूटेबल फॉर जेल्डल्स मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो जेल्डल मेथड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। मगर यहाँ पर क्या करा जाता है, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। हाँ, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें भी एक जेल्डल आप एपरेटस का या ट्यूब का यूज़ करते हो, इसीलिए इसका नाम देते हैं जेल्डल मेथड। पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। इसको कौन कौन से कंपाउंड नहीं दे सकते, वो होते एक तो एजो कंपाउंड जिसमें N2 सोल्स, जो डाइजोनियम सोल्स होते हैं वो आ गए आपके, ठीक है। फिर एक होता है नाइट्रो ग्रुप, ये भी इसको नहीं दे सकता। और साथ ही में ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है इन रिंग, जैसे कि कौन सा कंपाउंड हो गया, पिरिडीन, नाइट्रोजन इन रिंग पिरिडीन। और ये सारे के सारे इस मेथड को नहीं देते हैं। ऑल्दो इनके पास नाइट्रोजन है पर ये इस
मेथड का यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये इसके लिए यूज़ नहीं होता। तो अगर यहाँ पर पूछा है कौन सा सूटेबल है, इसका मतलब सबसे पहला यहाँ पर अपन को दे रखा है एनिलीन, बिल्कुल सूटेबल है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। NO2 नहीं देता टेस्ट, N2Cl अजो कंपाउंड है, नहीं देगा। पेरिडीन आ गया, नहीं देगा। तो द ओनली कंपाउंड जो कि जेल-दल मेथड से एस्टिमेट हो सकता है वो है आपका एनिलीन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पर क्या होगा, अपन को जो कॉन्स्टिट्यूट है वो डिफरेंशियल पार्टीशनिंग से मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल पार्टीशनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बिटवीन अ स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज। दो फेज यूज होती है यहाँ पर, स्टेशनरी जो बिल्कुल स्टिल रहती है, मोबाइल फेज जो मूव करती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिख रखा है कि मोबाइल फेज कैन बी अ गेस। तो ये बिल्कुल ट्रू है। जब अपन गेस क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो जो गेस क्रोमेटोग्राफी है वो बेस्ड होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे। मतलब यहाँ पर अपन को किस बेसिस पे यहाँ पर अपन को कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, वो मिलेंगे डिफरेंशियल पार्टीशनिंग से। मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पर मोबाइल फेज गेस हो सकता है, क्योंकि जब अपन गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो ये दो तरह की होती है। एक होती है गैस लिक्विड, क्या होती है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और एक गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है और मोबाइल फेज जो होता है वो गैस होता है। गैसेस इनर्ट होती है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेपरेशन डिपेंड अपॉन इक्विलिब्रेशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन अ मोबाइल फेज एंड अ स्टेशनरी फेज। तो आइए बात करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हैं और यहाँ पर अपन एक सूटेबल सॉल्वेंट डालते हैं, ठीक है। अब जो ये सॉल्वेंट होता है ना, वो यहाँ पर मोबाइल फेज में होता है और ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू इस पेपर पे आगे मूव करता है और फिर आपको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पार्टीशनिंग के थ्रू मिलते हैं, डिफरेंट पार्ट में मिलते हैं, इसलिए इसको पार्टीशनिंग बोलते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में एक इक्विलिब्रेशन होता है, एक मोबाइल फेज होती है और एक स्टेशनरी फेज होती है। थर्ड स्टेटमेंट है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। बिल्कुल सही है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इसी का एग्जाम्पल है। या बेसिकली स्कूल में भी परफॉर्म करते हैं, जब आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं तो एक पेपर लेते हैं जिसको क्रोमेटोग्राफिक पेपर बोलते हैं, उसमें एक डॉट लगाते हैं किसी भी इंक की, फिर आप जब इसको थोड़े दिन रखते हैं तो आपको पता चलता है कि थोड़े दिन बाद आपको डिफरेंट कलर मिलते हैं इस पॉइंट के डिफरेंट में, तो वो उसको बोलते हैं कि भाई पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हो गई है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि स्टेशनरी फेज इज फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का यूज किया जाता है कहाँ पर, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, एक एडजॉर्बेंट के सरफेस पे होता है, तो इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है। इसका मतलब यहाँ से अपन को नॉट ट्रू बताना था, जो कि हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है बच्चों, सोडियम एक्सट्रैक्ट इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलोजन बिकॉज। अब अपन हैलोजन की बात कर रहे हैं। अगर अपन बात करें सोडियम फ्यूजन या फिर लजानिया भी बोलते हैं इसको, लजानिया एक्सट्रैक्ट की, तो बेसिकली यूज़ किया जाता है किस किस के लिए, ये यूज़ करा जाता है नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फॉस्फोरस के लिए। अब इसमें से अपन को हेलोजन की बात करनी है, तो जब अपन यूज़ कर रहे हैं हेलोजन के लिए, तो हेलोजन के लिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 को डालते हैं इन AgNO3 के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को डालते हैं। अगर अपन को यहाँ पर डिफरेंट PPT मिलती हैं जिससे अपन डिफरेंट हेलोजन के बारे में पता कर लेते हैं। जैसे अगर अपन को यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, और जो ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है ये सारे सॉल्यूबल होते हैं NH4OH में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ सॉल्यूबल इन NH4OH। तो ये बिल्कुल सॉल्यूबल होता है, वाइट PPT मिलती है तो आप बोल देते हो क्लोरीन है।
ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मिल गई येलो पीपीटी, तब क्या करना है, येलो पीपीटी है और अगर ये सॉल्यूबल भी है तो होता है आपका ब्रोमीन, और अगर आपको येलो पीपीटी मिल जाए मगर वो इनसॉल्यूबल है किसमें, NH4OH में, तो फिर आपको मिल जाता है आयोडीन। इस तरीके से आप तीनों ही हैलोजन के बारे में यहाँ पर पता लगा लेते हो। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है इज हीटेड बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलोजन, तो उसका रीजन क्या है जब अपन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं। तो फर्स्ट लिख रखा है कि Ag2S एंड AgCN आर सोल्यूबल इन एसिडिक मीडियम, जो कि कोई रीजन नहीं हुआ। सिल्वर हैलाइड आर टोटली इनसॉल्यूबल इन नाइट्रिक एसिड, इसका भी कोई यूज नहीं है। यहाँ पर सल्फाइड और साइनाइड इफ प्रेजेंट आर डीकम्पोज्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हैंस डू नॉट इंटरफेयर इन द टेस्ट, और ये बिल्कुल सही है। इस टेस्ट का एक स्पेशल पॉइंट होता है कि अगर आपके हैलोजन के साथ में यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन भी मिल जाए और साथ ही में आपको क्या मिल जाए, सल्फर भी मिल जाए। अब अपन ने पूरा ये एक्सट्रैक्ट के बारे में देखा है, तो जब लजानिया एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन के लिए यूज़ किया जाता है तो एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि कार्बन भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें बनता साइनाइड है, तो साइनाइड के लिए कार्बन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो CN होना चाहिए, S होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बना लेते हैं NaCN और Na2S जब भी इनके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर अपन इसको डिकम्पोज नहीं करवाए इन कंपाउंड्स को, तो ये क्या करेंगे, AgNO3 के साथ में रिएक्ट करके AgCN बना लेंगे, जो कि अगेन क्या देता है, वाइट प्रेसिपिटेट। अब अगर वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है तो अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को डाला जाता है ताकि ये क्या हो जाए, डीकम्पोज हो जाए। तो बिल्कुल सही है, ताकि ये इंटरफेयर ना करे, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को डाला जाता है। तो सही स्टेटमेंट हो गया अपना ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने POC के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए। बेसिकली यहाँ से जो आपको पढ़ना है वो लजानिया एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, इसमें सारे टेस्ट पढ़ने हैं, जेल-डेल मेथड, ड्यूमस मेथड, केरियस मेथड, इन सब के बारे में भी एक बार देखना है। और सिर्फ इतने छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन से आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो, तो इस बात को ध्यान रखना है। थैंक यू।